कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 6, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का सेकंड लेक्चर। एंड दिस लेक्चर वी डिस्कस ओनली केमिकल चेंजेस की। अब आपको लग रहा है कि एक लेक्चर में सिर्फ केमिकल चेंजेस? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम केमिकल चेंजेस की बात करेंगे और कुछ उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल चेंजेस की और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात हम करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि केमिकल चेंजेस इतना छोटा सा टॉपिक और पूरे लेक्चर में कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे सुनेंगे। तो मैं आपको याद दिला दूं कि इस समय जो हम क्लासेस ले रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से क्लासेस चल रही हैं। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भविष्य में जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे या इसी क्लास में जब भी आपके एनटीएससी वगैरह के एग्जाम देंगे तो वहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस बाहर से ना आए, इसलिए हम बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। केमिकल चेंजेस फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने जब पढ़ा था तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं कि द चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड। यानी कोई भी चेंज जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ रिवर्सेबल चेंजेस होते हैं या सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक शेप, साइज, स्टेट, कलर, ये सारी चेंजेस होती हैं, है ना। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल चेंजेस की। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? अ चेंजेस इन विच द आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज चेंज्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिटी। यानी कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी आइडेंटिटी है ओरिजिनल सब्सटेंस की, वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, यानी परिवर्तित हो जाती है। सेकेंड पॉइंट कहता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज्ड। और जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की वो भी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती थी तो केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऑलवेज फॉर्म न्यू सब्सटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिजिकल चेंजेस में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बट इन केमिकल चेंज ऑलवेज फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी। यानी कोई भी केमिकल चेंज अगर होता है तो वहाँ पर हमेशा एक नया प्रोडक्ट बनेगा, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा और उसकी प्रॉपर्टी भी पहले सब्सटेंस से डिफरेंस होगी, यानी नई होगी। इट इज़ इरिवर्सेबल और परमानेंट चेंज। फिजिकल चेंज में होता था कि जब भी कोई सब्सटेंस चेंज होता था तो वापस पुनः अपनी स्थिति में आ सकता था। आइस मेल्ट होकर वाटर बन गया, वाटर को फ्रीज करेंगे फिर से आइस बन जाएगा। वाटर को इवेपोरेट करेंगे, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम को कूल करेंगे फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं रिवर्सेबल चेंज। बट केमिकल चेंज में क्या हो रहा है? इरिवर्सेबल चेंजेस। यानी यहाँ पर एक बार चेंज हुआ तो परमानेंट चेंज होता है, वापस उसको करना पॉसिबल नहीं है। यानी ये चेंज कैसे हो गया? दो पॉइंट यहाँ पर आते हैं, या तो इरिवर्सेबल बोल सकते हैं या उसी को हम परमानेंट चेंज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल चेंजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। यानी कोई भी केमिकल चेंज होगा उसको हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑन केमिकल रिएक्शन द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे मैंने बताया था कोई भी केमिकल चेंज हो रहा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शन से। और केमिकल रिएक्शंस की खातिर ये बात होती है कि जो आपका प्रोडक्ट होता है ओरिजिनल पुराना सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। कैसे? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये है हमारे पास रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब होता है कि जो आपका पुराना ओरिजिनल सब्सटेंस है, ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट जब चेंज होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में, और बीच में हम एक एरो का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया, सॉरी माउस से लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल सब्सटेंस होता है जब वो चेंज हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। या फिर कह सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन, ये है आपका CR केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम प्रोडक्ट कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है अ केमिकल चेंज आल्सो अकम्पनीड बाय द चेंज इन कलर, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, चेंज इन स्मेल और फॉर्मेशन ऑफ गैस।
यानी केमिकल चेंज में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो पहला तो कलर चेंज आता है, लेकिन कलर चेंज आएगा तो परमानेंट कलर चेंज आएगा। जैसे हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी हमने कलर की बात की थी, तो वो कलर परमानेंट चेंज नहीं है। कैसे? जैसे मान लेते हैं लोहा है, लोहे को जब हम गर्म करते हैं तो लोहा रेड कलर में चेंज होता है, वापस करते हैं तो उसका कलर गायब हो जाता है, तो उस कलर चेंज को हम बोलते हैं नॉन परमानेंट चेंज। बट यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में जो कलर चेंज होगा उसे हम बोलेंगे परमानेंट कलर चेंज। दूसरा क्या हो सकता है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान या केमिकल चेंज के दौरान। चेंजिंग इन स्मेल, उसकी स्मेल में चेंजेस हो सकते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ गैस, या नई गैस फॉर्म हो सकती है। तो ये सारे चेंजेस किस में होते हैं? केमिकल चेंजेस में। आइए एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। अब जब भी हम कैंडल को जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो मोमबत्ती से क्या निकलती है? फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस निकलती है। प्रोडक्शन ऑफ लाइट, लाइट निकलती है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, पिघलती है और धीरे धीरे जल के समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? एक तो लाइट प्रोड्यूस हो रही है या तो गैस प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी चीज, एक बार अगर मोमबत्ती जल गई तो दोबारा वापस नहीं आ सकती है, मतलब इरिवर्सेबल है, परमानेंट चेंज है। दूसरा, अगर हम बात करें मोमबत्ती की, तो मोमबत्ती क्या होती है? मोमबत्ती अभी दूसरा सब्सटेंस है, जब ये परिवर्तन हो गया, चेंजेस हो जाते हैं, तो ये नया सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि दैट इज द केमिकल चेंज। दूसरा, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब होता है लोहे में जंग लगना। अब लोहा ओरिजिनल सब्सटेंस है, वो ऑक्सीजन या वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के बाद जंग में कन्वर्ट कर देता है, रस्ट में कन्वर्ट करता है। रस्ट क्या है? आपका न्यू प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया केमिकल चेंज। दूसरा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम आपका एलिमेंट है, मेटल है, जब उसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका न्यू सब्सटेंस है और ये परमानेंट चेंज है, तो ये भी आपका केमिकल चेंज हो गया। फिर है डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना। भोजन हम खाते हैं, ओरिजिनल सब्सटेंस है, जब पेट के अंदर ले जाते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में चेंज हो जाता है, तो ये भी आपका क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया, दोबारा वापस नहीं कर सकते, इरिवर्सेबल होता है। और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब होता है सांस लेना। अब सांस लेने में आपको पता है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, लेकिन जब बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो गई। तो ये भी आपका क्या हो गया? केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हैं, मेन एग्जांपल। सबसे पहले बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम जलाते हैं तो मैंने बताया था कि मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है Mg, ये मेटल होता है। ठीक है, अब मेटल को जब भी हम जलाएंगे तो किसी भी चीज़ को जब भी हम जलाते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होगी। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम, तो यहाँ से ही आपको समझ में आ गया होगा कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है मतलब केमिकल चेंज है। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ बहुत ज़्यादा डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सेकेंड थिंग, जब लाइट प्रोड्यूस होती है तो आपका क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि हम वाटर में मिक्स कर दें, किसमें? वाटर में, H2O में मिक्स कर देते हैं, तो ये बन जाता है MgOH का होल ट्वाइस। इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसी को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड के रूप में होता है। इनडाइजेशन में यदि कभी प्रॉब्लम होती है तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज burnt with a brilliant white light, and when completely burnt its leave behind the powerly as, and the chemical equation for this chemical change is, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दी है, लेकिन आगे लिखा हुआ ये देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम Mg सिंबल है, ऑक्सीजन यानी O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, और फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, और साथ में लाइट प्रोड्यूस होती है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका द पॉवर्टी एस इज डिफरेंट फ्रॉम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डिफरेंट होता है, न्यू प्रॉपर्टी का होता है, न्यू सब्सटेंस होता है, एंड इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बेसिक सब्सटेंस है। मैंने बताया था कि व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर इट्स फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जिसे हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO,
इसको हमने क्या किया, वाटर के साथ हमने मिक्स कर दिया। तो जैसे हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो आपके पास न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर एंड ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इट इज यूज्ड एज एंटासिड। ठीक है, एंटासिड मतलब मैंने बता दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ ब्लू विट्रियोल इन वाटर एंड एडिंग आयरन नेल्स टू दिस सोल्यूशन। ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल को हम बोलते हैं, केमिकली भाषा में बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉपर यानी Cu, सल्फेट यानी SO4। कॉपर सल्फेट इसका केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल नेम होता है ब्लू विट्रियोल का। और जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या बना देगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, CuSO4 सोल्यूशन। ठीक है, अब जान गया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम कोई भी आयरन नेल डालते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट, ठीक है, एंड आल्सो नोन एज नीला थोथा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ नीला थोथा, तो यू हैव टू नो दैट इज ब्लू विट्रियोल यानी कॉपर सल्फेट एंड द फार्मूला इज CuSO4। सेकंड कहता है इट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में जब घुल जाता है तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है। एंड वी ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। हमने क्या किया, पहले ब्लू विट्रियोल लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, थोड़ा सा उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट ऐड कर देते हैं। तो द कलर ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन ब्लू। अब सोल्यूशन में जो कलर होता है वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, तो वो हमेशा कौन से कलर में चेंज होगा, ब्लू कलर में चेंज होगा। क्यों, इसीलिए हम उसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। चलिए आगे क्या करना है, द बर्निंग लाइम द बर्निंग लाइम और मिल्की इन अ सेंडेंटेसी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसमें क्या होता है, सॉरी इस लाइन को हम यहां पर गैप कर देते हैं, ये लाइन को मैं बाद में समझा दूंगा अलग से, क्योंकि यहां पर समझाना थोड़ा सा उचित नहीं है, अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लाइन क्या है, नाउ इफ यू ड्रॉप एन आयरन नेल टू दिस ब्लू सोल्यूशन। अब हम उस सोल्यूशन पे एक आयरन की नेल डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, डाल देंगे। अलाउ टू स्टैंड फॉर 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स के लिए उसको छोड़ देंगे। द ब्लू कलर चेंजेस टू ग्रीन। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लू कलर था ब्लू विट्रियोल का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है द ग्रीन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। ग्रीन कलर क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका कॉपर सल्फेट था अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें, आयरन सल्फेट में। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, लेकिन आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ सल्फेट ब्लू एंड आयरन। अब यहाँ पर जो सल्फेट होता है जो कि ब्लू कलर का था, उसकी रिएक्शन किसके साथ हो गई, आयरन के साथ, तो इसलिए बन गया आपका आयरन सल्फेट। रिएक्शन यहाँ पर है, हमारे पास है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, या इसी को हम नीला थोथा कहते हैं, जो कि ब्लू कलर में होता है। रिएक्शन किसके साथ हुई है, आयरन नेल के साथ, और आपका सोल्यूशन क्या फॉर्म हुआ है, एक सोल्यूशन आपका फॉर्म हुआ आयरन सल्फेट सोल्यूशन, जो कि अब ग्रीन कलर में है, पहले ब्लू कलर में था। और जो कॉपर वो किस कलर में हो गई, ब्राउन कलर में होती है, और कॉपर सल्फेट से कॉपर रिमूव होकर कहाँ लग गई, आयरन नेल के ऊपर। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जब भी आप केमिस्ट्री लैब में आएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टेड है, मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से हम लोहे से कॉपर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, व्हेन अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू विनेगर। यानी यदि हम बेकिंग सोडा को विनेगर में डालेंगे तो क्या होगा, a hissing sound is produced and the bubbles of the gas came out। यानी जब भी विनेगर में हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे तो एक हिसिंग साउंड आएगी और बबल्स प्रोड्यूस होंगे, गैस के बुलबुले बाहर आने शुरू होंगे। इफ द गैस कमिंग आउट इज पास थ्रू लाइम वाटर, और यदि इस गैस को हम लाइम वाटर से पास करेंगे तो द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, यानी दूधिया कलर में चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बहुत मजेदार बात है, ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। विनेगर आपके घर में ऑलरेडी अवेलेबल है, ग्लास में थोड़ा सा विनेगर ले लेंगे, बेकिंग सोडा भी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बेकिंग सोडा उसमें डालेंगे, जैसे आप डालेंगे तो आप देखेंगे हिसिंग साउंड आती है।
या फिर कह सकते हैं हिसिंग साउंड के साथ बबल्स गैस के निकलने लगते हैं, और जो गैस उससे निकल रही है उसको यदि हम लाइम वाटर में यानी चूने के पानी में ले जाएंगे तो चूने का पानी जो होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन जैसे उस पर गुजारेंगे तो वाइट कलर में यानी मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। या दूसरा एग्जांपल यहाँ पर है, आपके पास इनो पाउडर आता है। इनो पाउडर को जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हिसिंग साउंड, बबल्स ऑफ गैसेस कम आउट, दैट इज सेम। तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन है आपका विनेगर, विनेगर मतलब एसिड, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब बेस, दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मैंने बताया हिसिंग साउंड किसकी आती है, बबल्स किसके निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, और साथ में अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। अब हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे लाइम वाटर से। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस, लाइम वाटर मतलब होता है COH का होल ट्वाइस। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा CaCO3, और जिसकी वजह से आपका जो कलर चेंज हुआ था मिल्की कलर में, किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। और कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ अवेलेबल होता है, तो सिंपली जो चाक होती है जो बोर्ड पे लिखने के काम करते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट अवेलेबल होता है, और साथ में वाटर H2O प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की क्यों। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल है अपने पास स्किल्स ऑफ फायर वर्क्स एंड केमिकल चेंजेस, यानी जो फायर वर्क्स होते हैं, जो बिल्डिंग वगैरह की जाती हैं, वो भी आपके केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। क्यों, क्योंकि इट इज़ प्रोड्यूस साउंड, क्योंकि यहाँ पर आपको साउंड प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की गैसें भी निकलती हैं दैट पॉल्यूटेड द एटमॉस्फेयर, और यह हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। फॉर दिस रीजन यू आर एडवाइज्ड, और इसी वजह से आपको सलाह दी जाती है, एडवाइस की जाती है दैट नॉट टू प्ले विथ फायर वर्क्स, इसलिए आग वाली चीज़ों से आपको खेलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका स्पॉइल्स ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, भोजन खराब हो जाता है, खाना खराब हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल चेंजेस। द चेंजेस इन कलर ऑफ स्लाइस, आप देखो स्लाइस ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की स्लाइस को अगर आप कट करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, दैट इज केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम्स रिप्रेजेंट ए केमिकल चेंज, ये भी केमिकल चेंज है। द स्लाइस ऑफ एप्पल्स ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, द ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस इज डिफरेंट, सिमिलर चेंजेस कलर आर ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ स्लाइस ऑफ पोटैटोज, स्लाइस ऑफ ब्रिंजल, यानी इनके स्लाइस जब हम काट के रखते हैं तो थोड़ी देर बाद देखेंगे इसका कलर ब्राउनिश कलर में चेंज हो जाता है, तो चेंजेस ऑफ कलर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है इस केमिकल चेंज का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो भी केमिकल चेंजेस होती हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर देते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है एक एसिड जिसको हम बोलते हैं HCl, अब HCl की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हम करवा लेते हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस। ठीक है, अब इसकी जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये क्या करता है, एक साल्ट फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं NaCl। NaCl को हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, टेबल साल्ट भी बोलते हैं, जो घर में किचन में हम यूज़ करते हैं, और साथ में यहाँ पर H2O यानी वाटर फॉर्म होता है। तो ये होती है आपकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है, NaOH बेसिक नेचर का होता है, लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो आपके पास सब्सटेंस बनता है NaCl जो कि न्यूट्रल होता है, H2O जो कि ऑलरेडी न्यूट्रल होता है। यहाँ पर क्या चेंजेस होता है, यहाँ पर देखते हैं तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, रिएक्शन इरिवर्सेबल है, यानी NaOH और HCl दोनों को मिलाएंगे तो NaCl H2O मिलेगा, लेकिन NaCl H2O मिलाएंगे तो HCl और NaOH नहीं बनेगा, यानी दैट इज चेंजेस परमानेंट चेंज। सो दिस इज कॉल्ड केमिकल
चेंजेस। तो ये हो गया केमिकल चेंजेस और उनके एग्जांपल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करें कुछ और भी एग्जांपल्स के, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की, यानी जितने भी प्रकार के डिफरेंस हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस में, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में कुछ भी डाउट्स है तो थर्ड लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसमें हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन की और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जितने भी लेक्चर्स हमने बनाए हैं वो सभी लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन